मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ जो हमने पढ़ा है सैटरडे वाले दिन, फिर उसके बाद मेन हम आगे चले जाएंगे। हमने IAS 16 का रिवैल्यूएशन मॉडल स्टार्ट किया। रिवैल्यूएशन मॉडल के अंदर हमने पहले पढ़ा कि या तो अपवर्ड रिवैल्यूएशन होती है। एक बात कंफर्म करना है कि कॉस्ट मॉडल, अगर कॉस्ट मॉडल होगा तो आप ऐसे रिवैल्यू नहीं करोगे, चाहे उसकी फेयर वैल्यू चेंज भी हो रही हो, उसको बता सकते हैं कि भाई इसकी वैल्यू इतनी ज्यादा चेंज हो गई है, बट फिर भी रिवैल्यूएशन मॉडल उसके ऊपर अप्लाई नहीं करें। और अगर रिवैल्यूएशन मॉडल है तो फिर हर हाल में रिवैल्यू करेंगे। क्या सालाना रिवैल्यू करना कंपलसरी है? बेहतर है, बेस्ट है कि हर साल रिवैल्यू करो, कंपलसरी। आप 2 साल बाद भी रिवैल्यू कर सकते हो अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ द एसेट, 3 साल बाद भी कर सकते हो, क्या 6 साल बाद भी कर सकते हो। मैक्सिमम स्टैंडर्ड ने कितना टाइम बताया? 3 to 5 years। 3 से 5 साल से ज्यादा टाइम अलाउ, मतलब कुछ एसेट्स ऐसे हैं उनकी नेचर ऐसी होती है कि मैक्सिमम 3 साल, 4 साल भी है, 5 साल भी है, और 5 साल से लेट तो किसी भी एसेट के लिए नहीं है। जितना भी लेट करो, जितना भी परमानेंट नेचर का एसेट हो, हर हाल में हर 5 साल बाद रिवैल्यू करना जरूरी है। फिर उसके बाद क्या ऐसा पॉसिबल है कि कभी 2 साल बाद कर लें, कभी 3 साल बाद कर लें, कभी 1 साल? ऐसा भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपने कंसिस्टेंसी पॉलिसी को देखना है। अगर आपने 2 साल बाद कर रहे हो रिवैल्यूएशन, तो फिर हर 2 साल बाद करो, 3 साल बाद कर रहे हो तो हर 3 साल बाद, और हर साल कर रहे हो तो हर साल बाद। ये तो बेसिक जो आपके पास चीजें हैं कि अगर रिवैल्यूएशन अपवर्ड होती है, चाहे जब मर्जी हो, अपवर्ड रिवैल्यूएशन का जो फार्मूला होता है ना, वो आपका पीपीई डेबिट हो जाता है। क्या हो जाता है? पीपीई डेबिट हो जाता है और रिवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट हो जाता है। अगर रिवैल्यूएशन आपकी होती है डाउनवर्ड, मतलब आपका एसेट पहले से कम हो गया, उसकी मार्केट में वैल्यू कम हो गई, तो आप एंट्री पास करोगे रिवैल्यूएशन लॉस टू पीपीई। एसेट का नाम बताया है तो नाम लिख देना, एसेट का नाम नहीं बताया तो पीपीई। अब जो आपके पास रिवैल्यूएशन सरप्लस है, इसका आखिरी मुकाम है ओसीआई। आपने एसओसीआई पढ़ा हुआ है ना सारा कंप्लीट? एसओसीआई मैंने बताया था, आप लेक्चर तो आपने सारी सी बात नहीं लिया होगा, सुबह सुबह शेयर किया था। आपको पता है कि एसओसीआई जब हम पढ़ते हैं ना, उसमें सबसे पहले लिखते हैं सेल्स, फिर इसमें से माइनस करते हैं कॉस्ट ऑफ सेल, हमारे पास आता है ग्रॉस प्रॉफिट। एसओसीआई के इतने के पोर्शन को कहते हैं ट्रेडिंग। फिर इसमें से हम लेस कर देते हैं एक्सपेंस। अगर एक्सपेंस माइनस कर देते हैं तो इसके बाद जो हमारे प्रॉफिट, इसे बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ये सारी बातें आपको पता होना जरूरी है, क्योंकि आगे एनालिसिस के अंदर इस्तेमाल होती हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो आएगा उसमें से अगर हम माइनस कर दें फाइनेंस कॉस्ट और ऐड कर दें अदर इनकम, तो इसे हम कह सकते हैं नेट प्रॉफिट। अभी मैं टैक्स वाली साइड पे नहीं जा रहा, क्या कह सकते हो? नेट प्रॉफिट। अब यहां तक का पोर्शन एसओसीआई का, इतना पोर्शन एसओपीएल कहलाता है। मतलब यहां से यहां तक का पोर्शन ट्रेडिंग अकाउंट, यहां से यहां तक का पोर्शन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। मतलब अगर कोई प्रॉफिट और लॉस की बात होगी ना, तो वो नेट प्रॉफिट से ऊपर वाले पोर्शन में एडजस्ट होगा कहीं। फिर इसके बाद ऐड हम करते हैं
OCI, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, जिसके अंदर रीवैल्यूएशन सरप्लस आता है। और यहां पर जो हमारे पास नेट आंसर आएगा उसे बोलते हैं नेट कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। क्या उसे बोलते हैं? नेट कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। और ये सारा पोर्शन कहलाएगा आपका, अगर मैं ये सारा यहां से यहां तक का बताऊं तो ये है कंप्लीट एसओसीआई, ये है कंप्लीट एसओसीआई। अब अगर आपका सरप्लस आएगा तो आपने यहां जाकर लिखना है, और अगर आपका लॉस आएगा तो लॉस को लिखते होते हैं एसओपीएल के अंदर, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस। और ये आपने कहां पर लिखना है? इस पोर्शन के अंदर जाकर, रिवैल्यूएशन लॉस के नाम से। किस नाम से आएगा? रिवैल्यूएशन लॉस के नाम से, या लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। और रिवैल्यूएशन सरप्लस को गेन ऑन रिवैल्यूएशन भी कहते हैं। ठीक होगी बात? अब ये प्रेजेंटेशन बड़ी जरूरी होती है, क्योंकि फाइनल कोड पढ़ा ही इसी मकसद के लिए, कौन सी चीज कहां जाकर लिखनी। अब अगली बात हमने देखा कि एक हमने पढ़ा कि अगर कोई नॉन डेप्रिशिएबल एसेट है उसको रीवैल्यू करते हैं तो कैसे करते हैं। अब वो आपको मैं लेक्चर भेज दिया, बल्कि अपलोड कर दिया वो आपने सुन लेना है, ठीक है? क्योंकि हमारा टाइम भी वो बहुत कैलकुलेटेड सा टाइम है हमारे बैच का, तो हमने अगर टाइम के अंदर सिलेबस खत्म करना है, क्योंकि हमारे सारे सिलेबस खत्म हो जाने हैं, R1 शायद चल रहा होगा, कि सारे सिलेबस 31 जुलाई से भी पहले खत्म हो जाने हैं। टैक्स का शायद 31 जुलाई तक जाए, लॉ का भी, कॉस्ट अकाउंटिंग का इवन वो भी 31 जुलाई से पहले खत्म हो जाएगा। और ये शायद ना हो, ये 14 अगस्त तक भी जा सकता है पॉसिबल। कोशिश तो मेरी है कि 2 अगस्त से ऊपर ना ले जाने दूं, लेकिन क्वालिटी को मेंटेन रखने के लिए पॉसिबल है कि ये 14 अगस्त तक भी रिवीजन के साथ चला जाए। हाँ जी, अब हमने एक बात तो होगी कि आप, बहुत सारे लोग रिवैल्यूएशन सरप्लस को ओसीआई भी कह देते हैं। वो जब एंट्री पास करते हैं ना, रिवैल्यूएशन सरप्लस की जगह वो डायरेक्ट ओसीआई लिख देते हैं। तो इसका नाम ओसीआई नहीं है, ये इसका मकाम है, मतलब जहां पर उसने जाना होता है उसकी लोकेशन है, कि भाई आपको इसको ओसीआई में भी लिख सकते हैं। जैसे आपको याद होगा जब हम डिस्पोजल की एंट्री पास करते थे तो लॉस ऑन डिस्पोजल की जगह क्या लिख देते थे? एसओपीएल। तो एसओपीएल बजाते खुद उसका नाम नहीं है, एसओपीएल बेसिकली उसकी लोकेशन है, कि भाई आपने इसके अंदर जो भी चीज आएगी आप एसओपीएल के अंदर लिख दो। है उसका ओरिजिनल नाम क्या है? लॉस ऑन डिस्पोजल। तो आप जब एसओपीएल बना रहे होंगे, क्या एसओपीएल के अंदर एसओपीएल नाम लिख सकते हैं? नहीं, वहां पर लिखेंगे रिवैल्यूएशन लॉस। अब हमारे पास एक क्वेश्चन हम करते हैं कि रिवैल्यूएशन के बारे में हमने पढ़ा कि जनाब ये होती है या तो स्टार्ट ऑफ द ईयर, या होती है एंड ऑफ द ईयर। सारी दुनिया में ऐसी होती है, आई कैप में ड्यूरिंग द ईयर भी हो जाती है। मतलब प्रैक्टिकली तो ऐसा हो ही नहीं सकता ना कि ड्यूरिंग ड्यूरिंग द ईयर। ड्यूरिंग द ईयर तब होता है जब आप कोई एसेट बेचने लगो तो उसको एक रीवैल्यू करवा लेते हो, ठीक है? तो स्टार्ट ऑफ द ईयर करेंगे, तो आज हमने स्टार्ट ऑफ द ईयर देखना है और कोशिश करनी है कि स्टार्ट ऑफ द ईयर अच्छी और मैक्सिमम चीजें देखें। पहले तो मैं एक बेसिक सवाल करवाऊंगा कि जिन लोगों ने छुट्टी की है उनको थोड़ी तो वो मिल जाए हमारे साथ, और फिर हम इसको करेंगे। और इसके कई नंबर ऑफ मेथड्स हैं, मैं पहले ही बता रहा हूं। हम वो मेथड करेंगे जो थोड़ा सा मुश्किल है बाकी उन मेथड से। क्यों ऐसा करेंगे? लॉन्ग लाइफ है, मतलब इस मेथड में पूरी जिंदगी का रीवैल्यूएशन कवर हो जाएगा। कभी भी जिंदगी में आपको ये नहीं सोचना पड़ेगा कि अच्छा इस मकसद के लिए हम ये कर रहे हैं। हाँ, मैं बाद में एंड में बताऊंगा कि ये स्टेप छोड़ देना, वो स्टेप जो छुड़वाऊंगा वो पेपर में टाइम बचा देंगे आप, लेकिन फिलहाल तो आपको समझाना है ना, क्योंकि पेपर भी पास करना होता है और आपने सीखना भी होता है। जो बंदा पेपर पास करने वाली साइड पे चला जाता है ना, वो पेपर पास कर लेता है, लेकिन उसका सीफैप नहीं होता, जब गारंटी है। तो जो बंदा सीखने वाली साइड पे चला जाए और सच में नीयत के साथ, साफ नीयत के साथ सीखने पे लग जाए, वो अगर फेल भी हो जाएगा ना, बट वो एक ना एक दिन चार्टर्ड अकाउंटेंट जरूर बनेगा, क्योंकि वो सीख कर आगे जा रहा है। हर चीजें वो अपने आप को वो परफेक्ट करके जा रहा है।
तो नो डाउट पेपर पास करना हमारी प्रायोरिटी है, लेकिन वो सेकंड प्रायोरिटी है। पहली प्रायोरिटी है चीजें आपको समझ भी आनी चाहिए और उसकी प्रैक्टिकल अप्रोच भी आनी चाहिए। जैसे अभी हम देखते हैं तो कुछ बातें पहले सवाल में नहीं बताऊंगा, दूसरे सवाल में डिस्कस करेंगे। मिसाल के तौर पर आपने एक व्हीकल खरीदा, व्हीकल परचेज एट 1/1/2022 फॉर ₹4 million। आपने एक व्हीकल खरीदा 4 मिलियन का, यूजफुल लाइफ is 10 years, method of depreciation straight line, year end 31st December each year, fair value 1/1/2023 4.4 million, 1/1/2024 3.2 million, 1/1/2025 4.1 million, 1/1/2026 2.6 million। ये अज्यूम किया ताकि मेन तो हमारा टारगेट है कि हम रिवैल्यूएशन सीखें, ना कि एक प्रैक्टिकल सवाल हो। ऐसा हो भी सकता है, जब जिस मुल्क के अंदर गवर्नमेंट स्टेबल ना हो वहां ऐसा ही होता है, प्राइसेस डांस करती हैं, कहते हैं कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा अनस्टेबिलिटी आई भी तो इसी वजह से, या तो जरदारी के दौर में आई थी। जरदारी साहब ने क्या किया था जी, हर हफ्ते पेट्रोल की प्राइसेस चेंज कर देता, और हम जब जाते थे कुछ चीज लेने तो हर बंदा क्या कहता था, भाई कीमतें देखो कहां चली गई है पेट्रोल की और डॉलर की। और फिर हमारे मुर्शिद आए, उन्होंने भी यही किया, बस उन्होंने बस ये किया कि वो 15 दिन बाद रिवाइज करते थे। चले जी, अब हमने इसको, इसकी जनरल एंट्रीज भी साथ साथ पास करनी है, जनरल एंट्री के साथ मेन सीखनी है चीजें। क्वेश्चन लिख लिया सबने? क्वेश्चन आपके तो सामने होगा, शायद मेरे सामने ना हो। 99% ना जनरल एंट्रीज पेपर में आती हैं रिवैल्यूएशन की, या नोट्स आते हैं। पीआरसी के स्टूडेंट क्यों हैं, उनके टेस्ट मांग रहे हैं। हाँ तो वो अफगान के पास है, उनको भेजे मैं आपको, भेजो, कॉपी भी करके बैठा हुआ है। उनके पास मिनट हो गए। नहीं उनके पास ये क्यों, तभी मैंने सुबह सुबह से मुझे चेक भी किया। हाँ जी, सबसे पहले डेट, पर्टिकुलर या डिस्क्रिप्शन, डेबिट और क्रेडिट। मैं कोशिश करूंगा कि साथ ही ये जो तरीका कार मेरा अपना है वो मैं बता दूं आपको साथ ही। डेट पहले तो जनरल एंट्रीज का लिख देना, तो यहां पर आपने एक हेडिंग देनी है, पहले डेट की दे लें, HCA, ACA, OCI, SOPI। ये अभी समझाने के लिए ये सारी डेट बताई है, बाद में इसमें से कुछ कॉलम डिलीट करने हैं, ठीक है। ये रिवैल्यूएशन और आगे जाकर आपका ये जो फॉर्मेट है, रिवैल्यूएशन आगे जाकर डिफरेंट टॉपिक के साथ मिक्स होगी तो वो हर जगह ये इस्तेमाल हो, इसी फॉर्मेट से आपका काम हो जाया करेगा। सबसे पहले 1/1/22 को आपने व्हीकल खरीदा, तो क्या एंट्री पास करेंगे? व्हीकल डेबिट, बैंक या कैश, कितनी अमाउंट है? 4। डन। और अपनी वर्किंग में इसको ले आओ, 1/1/22 को आपका व्हीकल है 4 मिलियन का,
एक बात याद रखनी है, अगर एसेट रीवैल्यू ना हो तो हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट और एक्चुअल कैरिंग अमाउंट हमेशा सेम रहती है, कभी चेंज नहीं होती। अगर आपके पास एसेट रीवैल्यू ना हो, बाकी जो मर्जी होता रहे, एसेट रीवैल्यू ना हो, हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट और एक्चुअल कैरिंग अमाउंट हमेशा सेम रहता। आपने दिसंबर 22 को डेप्रिसिएशन लेनी है, 10 साल लाइफ है, कैसे डेप्रिसिएशन लोगे? मल्टीप्लाई बाय 10% कर दोगे या 4 को 10 पे डिवाइड कर दोगे, तो कितना आंसर आएगा? 0. हाँ जी, आपके पास बुक वैल्यू कितनी बच गई एसेट की? 3.6 और ये डेट है 1/1/23 या दिसंबर 22, एक ही बात है। हाँ जी, डेप्रिसिएशन की एंट्री भी पास कर दें फिर। 31 दिसंबर 22 डेप्रिसिएशन टू अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 0.4 0. सिर्फ आपके 10 मिनट की कंसंट्रेशन चाहिए होगी, पूरा रिवैल्यूएशन समझ लग जाएगा। लेकिन उसमें ना समझ लगे तो पूछ लेना। यहां तक ओके है? अब 1/1/23 को आपके एसेट की फेयर वैल्यू चेंज होगी। 1/1/23 को आपके एसेट की फेयर वैल्यू चेंज हो गई, तो आपने हिस्टोरिकल डाटा कभी चेंज नहीं करते होते। हिस्ट्री कैन नेवर बी चेंज। आपने जो भी काम करना है किसके साथ करना है? एक्चुअल कैरिंग अमाउंट के साथ। कल को हमने वैसे हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट का कॉलम बनाया भी नहीं करना, ये तो सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है कि बहुत सारी बातें इसके अंदर छुपी होती हैं, और कल को जब मैं आपको बताऊंगा ना कि इसमें प्लस माइनस कर दो, तो आपको ये पता भी होना चाहिए। तो आपका जो एसेट है वो है 3.6 मिलियन वाला, कितना हो गया? 4.4 मिलियन का। तो जनाब आपका ये वाला एसेट 4.4 मिलियन का हो गया। रिवैल्यूएशन अपवर्ड हुई या डाउनवर्ड? अपवर्ड हुई। कितने से अपवर्ड हुई? 0. सरप्लस है या लॉस है? तो सरप्लस है तो ओसीआई के नीचे लिखेंगे, और अगर लॉस है तो एसओपीएल के नीचे लगेंगे 0. डन। अब आए जरा जो बात इंपॉर्टेंट है, मैंने इस रिवैल्यूएशन की एंट्री पास करनी है। क्या करनी है? अगर मैं बात बताऊं, किताबी बातें भी बताऊंगा, कॉन्सेप्चुअल जिसे हम कहते हैं, और जिस तरह से आपने याद करना है वो बातें भी बताऊं। किताबी बातें क्या है? आप देखें, आपकी बुक्स के अंदर, आपकी तो ये बुक्स है ना, आपकी बुक्स के अंदर आपका एसेट कितनी अमाउंट से नजर आ रहा है? 4 मिलियन का या 3.6 मिलियन का? अकॉर्डिंग टू लेजर्स 4 मिलियन का। आप देख लें, आपका व्हीकल 4 मिलियन से डेबिट हुआ है, 4 मिलियन से डेबिट हुआ, कहीं क्रेडिट हुआ है उसके बाद, तो इसका मतलब है जितने से डेबिट हुआ है तो 4 मिलियन से नजर आ रहा है। और एक अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पड़ी हुई है किसी और लेजर के अंदर 0.4 मिलियन से। जब आपने एसेट को रीवैल्यू किया तो 4 मिलियन से कंपेयर किया या 3.6 से कंपेयर किया? किससे कंपेयर किया? तो आपके लेजर्स के अंदर तो 4 मिलियन का है, आप किससे कंपेयर करने जा रहे हो? तो कंपेयर करने से पहले अपनी बुक्स के अंदर अपने एसेट्स को 3.6 मिलियन का बनाना पड़ेगा। उसमें से आपने अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो उसके अंदर अलग पड़ी हुई है वो उसमें से माइनस करनी पड़ेगी। तो आपको एक, इसको बोलते हैं एलिमिनेशन की एंट्री, कि ये अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो आपने अलग से रखी हुई है उसको एसेट में से माइनस करो, और उसकी एक एंट्री पास करते होते हैं रिवैल्यूएशन वाले दिन। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, व्हीकल क्रेडिट, कितनी अमाउंट से? जितना अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में अमाउंट पड़ी हो। ये डेप्रिसिएशन की अमाउंट नहीं है, ये अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की अमाउंट है। अब अपनी बुक्स के अंदर देखो, 4 से डेबिट है, 0.4 से व्हीकल क्रेडिट नजर आ रहा होगा, नजर आ रहा है? 4 से डेबिट, ये देखें व्हीकल 4 से डेबिट, और व्हीकल 0.4 से हो गया 3.6 का। अब ये वाला 3.6 वाला एसेट आपका हो गया 4.4 मिलियन का। ये कितना बढ़ गया? 0.8। तो व्हीकल डेबिट बढ़ जाएगा तो डेबिट, कम हो जाएगा तो क्रेडिट। अच्छा, अब इसको हम वैसे क्या बोल देंगे? जब भी ऐसे रीवैल्यू करोगे ना, पहले इलिमिनेशन करो।
एक सूरत में एलिमिनेशन नहीं होती, जो मैंने बताया था, वो तब जब आपके अकाउंट्स के अंदर अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का लेजर ही ना हो, और आपकी जब डेप्रिसिएशन की एंट्री कुछ ऐसे पास हो रही हो, डेप्रिसिएशन डेबिट पीपीई क्रेडिट, जब कभी ऐसी एंट्री आज तक आई के अपने पेपर में कभी ये सवाल नहीं दिया, लेकिन अगर ऐसा हो तो पीपी तो आप पहले ही बुक वैल्यू पे ले रहे हो, तो दोबारा फिर एलिमिनेशन, और आपको पता है जब क्वेश्चन के अंदर अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ना हो तो किसी एंट्री के अंदर भी फिर नहीं आती, तो फिर एलिमिनेशन होगी नहीं। तो ये एंट्री सिर्फ एक सूरत में नहीं पास होती, तब जब अकाउंट्स ऑलरेडी बुक वैल्यू पर आ रहे हो, डेप्रिसिएशन के मेथड की बात नहीं कर रहा, वरना हमेशा पहले एलिमिनेशन फिर रिवैल्यूएशन, पहले एलिमिनेशन, और एलिमिनेशन किसकी करनी होती है, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की। अब देखें आपने एलिमिनेशन कर दी, अब अपना एसेट रीवैल्यू भी कर दो, व्हीकल डेबिट, रीवैल्यूएशन सरप्लस या ओसीआई क्रेडिट, रीवैल्यूएशन सरप्लस या ओसीआई क्रेडिट, कितनी अमाउंट से बोला, 0.8, इसे बोलते हैं रीवैल्यूएशन की एंट्री। जब भी ऐसे रीवैल्यू करोगे, एलिमिनेशन और उसके बाद रीवैल्यूएशन, ये रीवैल्यूएशन होगी, और ये डेट कौन सी है भला, 11/23। अब हम पहुंच गए दिसंबर 23 पे, कहां पर पहुंच गए, दिसंबर 23। क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन। हिस्टोरिकल का मतलब ये होता है कि आप ऐसे रीवैल्यू नहीं कर रहे हो, नॉर्मल डेप्रिसिएशन ले रहे हो, तो नॉर्मल डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड में फिक्स रहती है, तो 4 में जी इसकी डेफिनेशन कितनी आएगी, 0. ऐसा है, स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन फिक्स रहती है। जब एसेट रीवैल्यू करेंगे तो उसको हम करेंगे रिमेनिंग लाइफ पे डिवाइड, किस पे डिवाइड करेंगे, 9 पे, और इसको भी किस पे डिवाइड करेंगे। और अगर आप लोग कंफर्म करना चाहते हो तो इसको भी करेंगे। फिर कुछ जो जिनको पूरा नहीं पता स्ट्रेट लाइन का, वो कहते हैं सर 9 पे डिवाइड क्यों कर रहे हैं, याद रखें स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर ओरिजिनल कॉस्ट को ओरिजिनल लाइफ पे डिवाइड कर दो, या बुक वैल्यू को रिमेनिंग लाइफ पे डिवाइड कर दो, एक बात होती है। ओरिजिनल कॉस्ट को ओरिजिनल लाइफ पे डिवाइड करेंगे तो 0.4 आएगा, बुक वैल्यू को उसकी रिमेनिंग लाइफ पे डिवाइड करो तब भी 0.4 आएगा। बात समझ रहे हो ना, क्योंकि जिसको ये कॉन्सेप्ट है ना उसके लिए ना आगे काम आसान हो जाते हैं। आई कैप का जो वो कहते हैं ना, कोई ट्रैप करता है, आई कैप ट्रैप करने की कोशिश करता है, वो ट्रैप में बहुत कम आता है बंदा, जिसको एक्सपोजर जिसका ज्यादा हो। अब हमने 4.4 को 9 पे डिवाइड किया, कितना आंसर आया, 0.449, और 0.8 को भी 9 पे डिवाइड करो, 0. और आपके क्वेश्चन के सही होने की गवाही भला क्या है, इन दोनों का डिफरेंस, ये आंसर अगर आ रहा है तो आपका क्वेश्चन ठीक है, और अगर इन दोनों का डिफरेंस ये आंसर नहीं आ रहा तो कंफर्म गलत है। ठीक होगी बात, और ये हर लाइन बराबर आती है, इनका डिफरेंस इन दो वैल्यूज का भी ये है 3.6, 4.4 का डिफरेंस भी 0.8 है, फिर उनकी डेप्रिसिएशन का डिफरेंस भी सेम आएगा, और जब इनको माइनस करने के बाद आंसर निकालोगे उनका डिफरेंस भी सेम आएगा, करके देख लो। हाँ जी, 3.6 में से 0.4 माइनस किया 3.2, 4.4 में से 0.49 माइनस कर दो 3.91, 0.8 में से 0.09 माइनस कर दो कितना, अब इन दोनों का डिफरेंस चेक करके देख लो, बराबर ना है तो फिर कहना, अगर बराबर नहीं है तो सवाल ही गलत है। ओके होगी बात। नेक्स्ट, अब हम डेप्रिसिएशन की एंट्री पास करने जा रहे हैं, और एक बात मैं एक्स्ट्रा बताने लगा हूं, जो नए लोग हैं वो सुन ले, पुराने लोगों को पुरानी बातों का पता है, नई बात वो भी ऐड हो जाएगी। देखिए मैंने एंट्री पास की 31 दिसंबर 23 को, डेप्रिसिएशन डेबिट अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी 0.4, हिस्टोरिकल की एंट्री पास करूंगा या एक्चुअल 0.
ये तो हमारे मेमोरेंडम एंट्री होती है, ये एंट्री पास नहीं करते, सिर्फ याद दहानी के लिए कि हमारा सवाल सही चल रहा है या सही गलत है। और इसकी भी एक एंट्री होती है 0.09 की। इसकी एंट्री क्या होती है? अगर ओसीआई डेबिट, रिटेन्ड अर्निंग क्रेडिट 0. बस इसके बारे में मैंने थोड़ी सी बहस करनी है 0.09 की, ठीक है। बाकी मेरे ख्याल में बाकी तो वो पुरानी चीजें हैं। अब कुछ लोग तो कहते हैं कि ये एक्सेस डेप्रिसिएशन होती है, बिल्कुल सही कहते हैं। आप मुझे खुद बताएं, पहले नोट कर लो ताकि ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, अगर समझ लगी तो ठीक है, नहीं तो कभी ना कभी तो लगी जाएगी। लॉजिक भी बताने लगे। सबसे पहले तो ये बताएं कि अगर एसेट मेरा रीवैल्यू ना होता, डेप्रिसिएशन आनी थी 0.4, रीवैल्यू की वजह से ये हुई, ये सारा मसला खराब। जो डेप्रिसिएशन ज्यादा आ रही है वो किस वजह से आ रही है? कितनी डेप्रिसिएशन ज्यादा आ रही है? जितनी डेप्रिसिएशन ज्यादा आ रही है, कुछ लोग इसको बोल देते हैं एक्सेस डेप्रिसिएशन, और कहते हैं एक्सेस डेप्रिसिएशन की ये एंट्री है। और इंटरेस्टिंग बात, हमारे एग्जाम वाले क्वेश्चन के अंदर भी इसका नाम एक्सेस डेप्रिसिएशन लिखा हुआ है, कि वो कहता है जी एक्सेस डेप्रिसिएशन की एंट्री पास करो या ना करो, वो इस लफ्ज को क्या बोलता है? एक्सेस डेप्रिसिएशन। हाँ, वही बताने लगे। ये बात कर पता चली हमारे। पहले तो ये बताया कि अगर ऐसे रीवैल्यू ना होता तो उसकी डेप्रिसिएशन 0.4 ही आनी थी ना, रीवैल्यू की वजह से ज्यादा हुई ना, तो जितनी ज्यादा हुई उसने ओसीआई डेबिट कर दिया, रिटेन्ड अर्निंग क्रेडिट कर दिया। ये आपके सरप्लस को बढ़ा नहीं रही, ये सरप्लस को कम कर रही है। ओसीआई डेबिट हो रहा है, तो ओसीआई डेबिट होने का मतलब है ओसीआई कम हो रहा है। डन। अब इसके और नाम क्या है? देखिए, आपके पास सरप्लस आया, अब आ जाते हैं मैचिंग कॉन्सेप्ट के ऊपर। मैचिंग कॉन्सेप्ट हमें कहता है कि किसी भी एसेट्स के से आपने अगर फायदा 1 साल से ज्यादा टाइम के लिए लेना है ना, तो उससे रिलेटेड चीजें भी ओवर द लाइफ ऑफ दैट एसेट करो। ये बात आपने सुनी हुई है। सादा सी बात चलते हैं, आपने ये कितने मिलियन का खरीदा था एसेट? 4 मिलियन का। एक्सपेंस था या नहीं? एक्सपेंस तो था मेरा 4 मिलियन। क्या आपने सारा 4 मिलियन एक्सपेंस में लिख दिया था, या एसेट में लिखकर थोड़ा थोड़ा एक्सपेंस में लेकर आ रहे हो? क्यों? क्योंकि इस एसेट ने आपको 10 साल बेनिफिट देना है। तो मैचिंग कॉन्सेप्ट कहता है कि जो एसेट बेनिफिट 10 साल में देगा, उसका एक्सपेंस भी ओवर द लाइफ ऑफ 10 ईयर आप अपने एक्सपेंस में लिखोगे। तो फिर हम पॉइंट, अगर ये एसेट रीवैल्यू ना होता तो 0.4 करके हम 10 सालों में अपना एक्सपेंस लिख देते। अब आ जाते हैं इसके सरप्लस की तरफ। आपका सरप्लस आया है 0.8 मिलियन। तो मैचिंग कॉन्सेप्ट कहता है कि ये जो सरप्लस आपको आया है, ये तो आपका एसेट का है जिसकी अभी बाकी लाइफ 9 साल पड़ी हुई है। तो सारा सरप्लस अभी इनकम में ना लिखो, बल्कि इस सरप्लस को भी ओवर द लाइफ ऑफ रिमेनिंग लाइफ, क्योंकि 1 साल तो गुजर गया, तो 9 साल पे डिवाइड करो, थोड़ा थोड़ा सरप्लस करके रिटेन अर्निंग की तरफ ले जाओ। अब देखो ना, रिटेन अर्निंग में आप लेकर जा रहे हो, और रिटेन अर्निंग सरप्लस में ही ऐड होता है, सॉरी इक्विटी के अंदर जाकर, तो प्रॉफिट भी तो इक्विटी के अंदर ऐड होता है, बस प्रेजेंटेशन का फर्क है। तो आपने अभी इसकी और भी कई बातें हैं। अभी एक बात मैं बताने लगा हूं कि आपका जो रिटेन अर्निंग है वो बेसिकली प्रॉफिट का ही दूसरा नाम है। रिटेन अर्निंग क्या है? प्रॉफिट का ही दूसरा नाम है। अब एक इसका नाम हो गया एक्सेस डेप्रिसिएशन, दूसरा इसका नाम हो गया रीवैल्यूएशन सरप्लस को रियलाइज करना। रीवैल्यूएशन सरप्लस को रियलाइज करना, कहते हैं कि कोई भी एसेट अगर उसका आप सरप्लस रियलाइज करना चाहते हो तो कैसे करोगे? ओवर द लाइफ ऑफ द एसेट। ओवर द सारा सरप्लस नहीं लिखेंगे, ओवर द लाइफ ऑफ द एसेट रियलाइज करेंगे। एक बात। दूसरी बात, अगर ये एसेट हम बेच दें तो इसका सरप्लस पड़ा हुआ है ये 0.71, कोई एसेट बेच दो, उसका सरप्लस पहले पड़ा हुआ है, क्या अब भी ओवर द लाइफ ऑफ द एसेट रियलाइज करोगे? अब फौरन सारे का सारा रियलाइज कर देंगे जितना भी पड़ा हो।
अगर यूज कर रहे हो तो ओवर द लाइफ, और अगर बेच देते हो तो जितना सरप्लस पड़ा है सारा, और रियलाइज करने की एंट्री क्या है, ओसीआई डेबिट रिटेन अर्निंग क्रेडिट, ओसीआई डेबिट रिटेन अर्निंग, दो बातें। अब और जरा ये बातें अगर आपको समझ न लगी तो परेशान ना होना, बल्कि खुश होना कि अभी आप इतने बड़े नहीं हुए। अगर जल्दी समझ लग जाएंगे तो फिर तो आप, जहरी सी बात है, हमें ये पता नहीं कितने टाइम, कितने अरसे के बाद ये चीजें मिली है। और अगर आपको फौरन समझ लग गया तो फिर तो परेशानी वाली बात है हमारे लिए कि हम ही भी नालायक थे। तो इसलिए ये चीजें पहली दफा किसी एंगल से समझ लगेंगी, फिर थोड़ा आगे बढ़ोगे, फिर दूसरी दफा पढ़ोगे, 2-3 दफा तो हमने वैसे यहां पर पढ़ लेना है, फिर प्रैक्टिकल लाइफ में जाकर पढ़ोगे, कहीं ना कहीं क्लिक जरूर कर जाएगी, ये बात कंफर्म जी। जी ठीक है, ठीक है, एक्सेस की जरूरत बताने लगो। चले जी उसकी जरूरत देख लें। अच्छा आप मुझे ये बताएं, रिटेन अर्निंग के बारे में सबको पता है ना कि ये हमारा फाइनल अकाउंट के अंदर मैंने पढ़ाया था पीआरसी के अंदर कि रिटेन अर्निंग जाकर इक्विटी के अंदर डायरेक्ट प्लस माइनस हो जाता है। वैसे तो हमारा पूरा चैप्टर है स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी के अंदर, लेकिन फिलहाल रिटेन अर्निंग क्या है, इक्विटी के अंदर डायरेक्ट जाकर ऐड हो जाता है। आप मुझे बताएं, आपने अपनी एसओसीआई के अंदर कौन सी डेप्शन लिखी होगी, 0.4 लिखी होगी या 0.49 लिखी होगी, 0.49 लिखी होगी, राइट। आपने अपना एक्सपेंस लिखा होगा 0.49, डन। आपका एसेट जो बढ़ा है, क्या आपने किसी ने आकर पैसे दिए कि अच्छा आपका एसेट अब पहले 4 मिलियन का था, अब 4 मिलियन का, ये 4 लाख ऊपर ले लो आप, या सिर्फ बुक्स में बढ़ाया? प्रैक्टिकली तो कोई ना आया पैसा ना गया, कुछ ना, और ऊपर से आपको फायदा हुआ नुकसान? फायदा हुआ। नजर दिखाऊं मैं फायदा आपको? आपने मुझे बताओ डेप्रिसिएशन कितनी लिखी थी, 0.4 लिखी थी, 0.49 लिखी थी? कितनी डेप्रिसिएशन लिखी थी? एक्सपेंस ज्यादा लिखा था या कम? तो आपका एक्सपेंस प्रॉफिट कम हुआ ज्यादा? कम हुआ। आप कह रहे फायदा हुआ है, वैल्यू बढ़ी है, मैं कहता हूं मान रहा हूं वैल्यू बढ़ गई, लेकिन मुझे ये बताएं उससे आपने वैल्यू बढ़ने से आपका प्रॉफिट होना चाहिए था, हालांकि हुआ तो कुछ भी नहीं है, एक किताबी बातें हुई हैं। वैल्यू बढ़ने से क्या है, मैं कहता हूं कि जनाब ये पेन मेरा 50 लाख का है, ठीक है, क्या मुझे सब बुक 50 लाख का ले भी तो सही, हाँ मुझे कोई 50 लाख दे पेन ले जाए फिर मैं मानूं, अभी सिर्फ किताबी बातें हैं। अब किताबी बातें सिर्फ किताबों की हद तक होती है, उसे प्रॉफिट को चेंज नहीं करना चाहिए, और वो कर भी नहीं रहा, भला कैसे? आप मुझे बताएं, आपने यहां पर क्या किया, डेप्रिसिएशन कितनी लिखी, 0.49, लिखनी कितनी चाहिए थी, कितनी ज्यादा डेप्रिसिएशन लिख दी, 0.09 से डेप्रिसिएशन ज्यादा लिख दी, उससे आपने प्रॉफिट कम कर दिया, कितने से प्रॉफिट कम किया, और उधर जाकर रिटेन अर्निंग में 0.09 ऐड कर दिया, प्रॉफिट माइनस करके इक्विटी में ले गए, और रिटेन अर्निंग के नाम से उतनी ही अमाउंट ऐड कर दी, तो जितना प्रॉफिट कम किया था उतना रिटेन अर्निंग प्लस कर दिया, तो नेट प्रॉफिट में क्या फर्क पड़ा, नील, और वैसे भी कुछ भी नहीं हुआ था। हाँ, ये आईए 16 कहता है, और जब आईए 16 कह देता है तो हम उसको फॉलो करते हैं, हम अपनी मर्जी चला ही नहीं सकते, ठीक है ना। मैं तो चाहता हूं कि डेप्रिसिएशन की एंट्री ही होनी चाहिए, डेप्रिसिएशन टू पीपीई, सिर्फ ये एंट्री होनी चाहिए, लेकिन आईए 16 कहता है नहीं, डेप्रिसिएशन टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है। तो जिस चीज पर स्टैंडर्ड ने कह दिया है ना, हाँ इसके प्रेजेंटेशन के मेथड है कि उसने कहा कि आप देखिए ये 0.09, एक नाम इसका क्या हो गया, एक्सेस डेप्रिसिएशन, और ये एक्सेस डेप्रिसिएशन की वजह से जो हमारा प्रॉफिट कम होता है, वो इसी सरप्लस में से हम वो प्रॉफिट रिकवर कर देते हैं, और अपने रिटेन आने में वो बैलेंस हो जाता है, बराबर आ जाता है। एक बात, दूसरा इसको कहते हैं कि सरप्लस हमारा रियलाइज हो रहा है, दूसरा नाम इसका क्या है, सरप्लस अपना रियलाइज कर रहे हैं। मैं रियलाइजेशन के बारे में थोड़ी सी बात बता देता हूं। तो तीसरी बात इसका नाम क्या है, तीसरी बात होता है कि वो जो सरप्लस की वजह से, रीवैल्यूएशन की वजह से हमारा प्रॉफिट डिस्टर्ब हुआ था, उसको बैलेंस कर रहा है। वो 0.9 से हमारा प्रॉफिट खराब हो गया था ना, और वो 0.9 से आगे जाकर कम हो रहा है या ज्यादा, और उसको एडजस्ट कर रहा है, लेकिन ये सिर्फ सरप्लस के केस में सारी कहानी। अब मैं रियलाइज करने की बात बताने लगा हूं।
आप जनाब एक सादा सी बात बताने लगा हूं इन्वेंट्री से रिलेटेड, वो आप सबको जल्दी समझ लग जाएगी। मैं कहता हूं एक चीज आपने ना 5 रुपए की खरीदी, खरीदते हो, उसको 7 रुपए का बेचते हो, 5 रुपए का खरीद के 7 रुपए का बेचते हो। अब मैंने कहा आपके पास थे 2 यूनिट, एक को आपने 7 रुपए का बेच दिया, एक 7 रुपए का जो बेचना है वो आपके पास पड़ा हुआ है। ये जो आपने 5 रुपए का यूनिट 7 रुपए का बेच दिया, इसका प्रॉफिट आपको रियलाइज हो गया, मिल गया, प्रॉफिट रियलाइज हो गया। अब इसको भी तो 7 रुपए का बेचना है, 2 रुपए तो इसके अंदर भी प्रॉफिट है, लेकिन वो अनरियलाइज्ड है, जब तक बिकेगा नहीं तब तक रियलाइज। तो आपने इन्वेंट्री की वैल्यू 7 से नहीं लिखनी, बल्कि कैसे लिखनी होती है, 5 पे, लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी। अब दूसरी बात कहते हैं इन्वेंट्री का प्रॉफिट रियलाइज तब होता है जब इन्वेंट्री बेच दो, और किसी भी नॉन करंट एसेट का सरप्लस तब रियलाइज होता है जब उसको यूज करो या बेच दो, यूज करो या बेच दो। ये जो मैंने 0.09 लिखा है, ये यूज कर रहा हूं या बेच रहा हूं, यूज कर रहा हूं। और जब यूज करते हैं तो डेप्रिसिएशन लेते हैं और उसका सरप्लस रियलाइज करते हैं। और अगर ये इन्वेंट्री होती, ये आगे जाकर ना F2 के अंदर ये बातें आपको काम आएंगी, वहां पर कंसोलिडेशन का कॉन्सेप्ट है। कंसोलिडेशन के अंदर ना जो सरप्लस होता है उसको ओवर द लाइफ ऑफ द एसेट रियलाइज करते हैं, और जो इन्वेंट्री का सरप्लस होता है यानी होता है प्रॉफिट, वो जब इन्वेंट्री बिकती है तब। तो अगर आपसे इंटरव्यू में कोई क्वेश्चन पूछे कि भाई किसी भी नॉन करंट एसेट का सरप्लस कैसे रियलाइज करते हो, 2 नाम है, ओवर द यूजफुल लाइफ या जब उसको डिस्पोज करो। और इन्वेंट्री का सरप्लस कैसे रियलाइज होता है, जब वो बिकती है। ये आपका इंटरव्यू का सवाल का जवाब होगा। चलिए जी, अब दोबारा वापस चलते हैं, हम बहुत आगे चले गए हैं। अब ये बातें ना मैंने बाद में भी आपसे डिस्कस करनी है, अगर आपको अभी समझ लगी तो अच्छी बात है, क्योंकि फिर आपका ना सवाल पर फोकस ज्यादा रहेगा। अब वापस है, जब भी ऐसे रिवैल्यू करेंगे सबसे पहली एंट्री क्या पास करेंगे जी, जब भी ऐसे रिवैल्यू करेंगे पहले एलिमिनेशन की, फिर आप अपने एसेट को रिवैल्यू करोगे, डन। डेप्रिसिएशन, जब भी डेप्रिसिएशन लेंगे किस डेप्रिसिएशन की एंट्री पास करेंगे, एक्चुअल वाली या हिस्टोरिकल वाली, एक्चुअल वाली। अगर एक्सेस डेप्रिसिएशन है तो ये एक्सेस डेप्रिसिएशन की एंट्री है। क्या बोल रहा हूं, अगर एक्सेस डेप्रिसिएशन है तो ये किसकी एंट्री है, एक्सेस डेप्रिसिएशन की। ठीक होगी बात, बिल्कुल सरप्लस के केस में होगी, लॉस के केस में अभी हम करने लगे हैं, लॉस के केस में नहीं होगी। यहां तक क्लियर, आगे चलते हैं। ये हमारा पहला साल कंप्लीट हुआ, हम अगले साल पे जाने लगे हैं। अगले डेट है जनाब 1, ये होगी ना 1124 ही होगी। अब 1124 को, ये आपका जो 3.9 वाला एसेट है, ये हो गया 3.2 का। 3.9 वाला एसेट आपका कितना हो गया, 3.2 का। तो कर देते 3.2 जी, 3.2, बल्कि ना 3.2 एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी। मैं कहता हूं कि थोड़ा सा और चेंज कर दें, ये 3 कर दें पूरा, 3.2 की बजाय अपनी वर्किंग में जाकर 3 कर दें, क्वेश्चन के अंदर ही 3 कर दें, ताकि मैं कहता हूं कि थोड़ा सा लॉस भी है। ये तो एग्जैक्ट वही सवाल हो जाएगा जो कल लास्ट टाइम हमने किया था, वही ना, इसलिए मैं थोड़ा चेंज करना चाह रहा हूं, 3 कर दें, कोई बात नहीं, इसलिए कहते बड़ों से आगे नहीं पहुंचते जी। 3.9 वाला एसिड आपका हो गया 3 का। एसिड कम हुआ ज्यादा, कितने से कम हुआ, 0. अब आ जाए जो हफ्ते की छुट्टी वाले हैं, क्योंकि यही इस सारे का सारा मामला यहां पर ही है। आपका लॉस आया 0.91। याद रखें, लॉस लिखते वक्त ये देखते हैं कहीं सरप्लस तो नहीं पड़ा हुआ। अगर सरप्लस पड़ा हुआ है तो पहले उसमें एडजस्ट होगा, बच जाएगा तो लॉस में जाएगा। अगर सरप्लस है तो लॉस देखना है, लॉस है तो सरप्लस देखना है। तो मैंने देखा कि मेरा तो 0.71 पहले सरप्लस पड़ा हुआ है, तो जितना सरप्लस खत्म हो सकता है पहले वो खत्म करें।
फिर भी अगर बच जाए तो फिर लॉस के अंदर जाकर लिखें तो कितना बच जाएगा 0 पॉइंट। ये बात समझ लगी? और अगर आप कहते हो कि सर हमें पता कैसे चलेगा कि हमने ठीक लिखा है, तो जनाब ये वाला जो डिफरेंस 3.2 और 3 का डिफरेंस ही नेट आपके पास रहेगा। 3.2 और 3 जो नेट करके आंसर आता है ना, वो हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट और एक्चुअल कैरिंग अमाउंट का डिफरेंस होता है। कुछ लोग ना डायरेक्ट भी सवाल करते हैं, वो क्या करते हैं, इनका डिफरेंस लेकर बाकी जो अमाउंट है ना वो रिवर्सल में डाल देते हैं। तो हम ना स्ट्रेट अभी जो ओरिजिनल तरीका उससे कर रहे हैं। तो बताएं जनाब आपके पास लॉस कितना आ गया? अच्छा अब मुझे बताएं, एसेट तो मैंने रीवैल्यू कर दिया, रीवैल्यू करें तो दो एंट्रीज पास करते हैं। पहली कौन सी होती है? एलिमिनेशन। दूसरी कौन सी होती है? रीवैल्यूएशन। पहली एलिमिनेशन, अब एलिमिनेशन की एंट्री क्या है? फिक्स है, एंट्रीज फिक्स है। 120 accumulated depreciation to vehicle, डन। अब ये वो एलिमिनेट करते हैं जो पहले डेप्रिसिएशन चार्ज कर चुके हैं, जो पहले चार्ज 0.49 होगी एलिमिनेशन। अब करें रीवैल्यूएशन। अच्छा रीवैल्यूएशन का भी मैं तरीका बताने लगा हूं, आसान तरीका। ये चीजें याद करनी होती है ताकि टाइम बचे। आपका व्हीकल कम हुआ ज्यादा, व्हीकल कम करो, ये पहला काम। कितने से कम हुआ था? 91 से, 0.91 से। क्या सारा लॉस लिखा था या पहले सरप्लस में एडजस्ट किया था? तो जितना सरप्लस एडजस्ट किया है वो सरप्लस के नाम से रिवर्स कर दो, खत्म कर दो, माइनस कर दो, और जितना लॉस बच गया था वो लॉस के नाम से, और सरप्लस को लिखते हैं ओसीआई। कितना है? 0 पॉइंट और डन। समझ लगी? जितना लॉस पड़ा है, सॉरी जितना सरप्लस पड़ा है पहले उसको एडजस्ट करना है। अच्छा इसमें आपने याद क्या रखना है, ये एंट्री फिक्स है, एलिमिनेशन की होती है ये एंट्री। सरप्लस आएगा तो फौरन अपना जो एसेट है डेबिट कर दे, एसेट कम हुआ है तो कम कर दे, ज्यादा हुआ है तो ज्यादा कर दे, जितनी अमाउंट से हुआ है। और दूसरी साइड पर अगर कोई एडजस्टमेंट पड़ी है तो एडजस्ट करो, नहीं एडजस्टमेंट पड़ी तो डायरेक्टली डन। अब डेप्रिसिएशन पे चलें। अब डेप्रिशिएट भी कर लेते हैं। 31 दिसंबर 24, इसको भी 8 पे डिवाइड करेंगे, इसको भी 8 पे, और जो आपका लॉस पड़ा हुआ है इसको भी 8 पे डिवाइड करेंगे। हाँ जी 3.2 को 8 पे डिवाइड किया, 3 को 8 पे डिवाइड किया 0.375, ये तो खत्म हो गया ना। और इसको 8 पे डिवाइड किया 0.025, जीरो पॉइंट 025। और वो देखना जरा जो मैंने आपको कहा था कि इनके डिफरेंस आपस में बराबर होने चाहिए, तो बराबर ही डन। अब 3.2 में से 0.4 माइनस करके देखो, 3 में से 0.375 माइनस कर 6, और 0.2 में से 0.025 माइनस करें 1। अब इनको भी माइनस करके देख लें, वही आंसर आएगा। अब ट्रैक पे हो। हाँ अगर डिफरेंस बराबर भी आता है ना और सवाल गलत होता है, वो बंदा फिर कोई बहुत ही बड़ा जीनियस है। कि अगर वो बराबर भी लेकर चल रहा है और उसका सवाल भी गलत हो रहा है, फिर वो कुछ छोटी चीज नहीं है, वो बहुत ऊपर की चीज है। अदरवाइज बराबर नहीं है तो गलत है, बराबर है तो ठीक है। बराबर भी हो और गलत भी हो, वो चार्टर्ड अकाउंट प्रो है। चले जी अब हम एंट्रीज पास कर लें डेप्रिसिएशन की। अच्छा यहां पर एक और इंपॉर्टेंट बात आने लगी है जी, डेप्रिसिएशन डेबिट कितनी अमाउंट से? 0.375, एक्चुअल वाली लिखनी है 0.37, और जो डेप्रिसिएशन है ओरिजिनल वो तो 0.4 है। हिस्टोरिकल डेप्रिसिएशन कितनी है और एक्चुअल में कितनी है? क्या ये एक्सेस है?
क्या ये एक्सेस है? ये तो कम है, तो अब एक्सेस रिएक्शन की एंट्री पास नहीं होगी। वो वर्किंग सेम वैसी होगी, सारा कुछ वही है, लेकिन एंट्री पास नहीं करनी। ये लॉजिक अभी नहीं, तो बहुत टाइम लग जाएगा, खप भी जाएंगे हम। तो ये किसी दिन मैं आपको बता जरूर दूंगा कि इसकी एंट्री क्यों नहीं पास करते। इसके पीछे प्रूडेंस कॉन्सेप्ट का हाथ है। ये ना पूरी अकाउंटिंग के अंदर एक्रूवल, मैचिंग, प्रूडेंस, बैकएंड में यही चल रहे होते हैं। सरप्लस को क्यों ऐसा लिखते हैं, लॉस को ऐसा क्यों नहीं लिखते, क्यों नहीं कर रहे? छोटी सी बात बताने लगा हूं, मुझे आप ये बताएं कि जो लॉस आया था, मैंने ओसीआई में लिखा था या एसओपीएल के अंदर लिखा था? जब मैंने लिखा एसओपीएल के अंदर, तो रियलाइज करके किधर ले जाऊं? पहले तो था ना ओसीआई को मैंने प्रॉफिट से अलग लिखा था, तो थोड़ा थोड़ा करके सरप्लस में लिख रहा हूं, लेकिन उसको तो सारा ही मैंने एसओपीएल के अंदर लिख दिया, तो वो रियलाइज नहीं होता, वो एडजस्ट होगा। जितना एडजस्ट हो गया खत्म कर देंगे, बाकी का रिवर्स कर देंगे, तो वो उसमें से ही एडजस्ट होता रहेगा एसओपीएल के अंदर, क्योंकि वो एसओपीएल के अंदर ऑलरेडी जा चुका है। तो दोबारा फिर एसओपीएल में रिटेन करने के लिए भी तो एसओपीएल के साथ एडजस्ट होना होता जाकर। लेकिन इसकी जो डिस्कशन है वो बाद में, अभी हम ये सवाल पूरा करने लगे हैं। तो अगर आपका क्वेश्चन के अंदर लॉस पड़ा है, उसको आपने एडजस्ट किया है, तो उसकी एंट्री पास, वर्किंग में कोई कंप्रोमाइज नहीं, वर्किंग वैसे की वैसे, लेकिन आपने एंट्री पास करते वक्त जब सरप्लस रियलाइज करोगे तो एंट्री पास होगी, जब लॉस एडजस्ट करोगे तो एंट्री पास नहीं। डन। अब आगे चलते हैं 2025 पे। अब 25 पे जाकर ना 25 की वर्किंग मैं करवाना हूं और 26 की वर्किंग आप लोगों ने करनी, ठीक है? सारी एंट्रीज भी आपने पास करनी है। अब हम आ गया 25 पे, 1/125। आपका ये वाला एसेट कितने का हो गया? 4 पॉइंट। ये एरो लगाना जरूरी नहीं है, ये तो आपको समझाने के लिए लगा रहा हूं। एसेट कम हुआ ज्यादा? कितना ज्यादा हो? 1.4। क्या ये सारा सरप्लस लिखूं या पहले जो लॉस पड़ा उसको एडजस्ट करूं? अगर लॉस पड़ा है तो एडजस्ट करूंगा, पर अगर सरप्लस पड़ा होता तो फिर ऐड कर देता। लॉस पड़ा है तो उसको खत्म करके आना है, और अगर सरप्लस ही पड़ा होता तो वैसे ऐड हो जाता। तो इसमें क्या करूंगा, पहले 0.175 खत्म हो गया, बाकी कितना बच गया? 1.3। अच्छा, ये डायरेक्ट भी इसका डिफरेंस आप लिख सकते हो, यही होता है, क्योंकि आने वाली जिंदगी में ना हमने ये ओसीआई वाला कॉलम एलिमिनेट कर देना है, तो इसलिए मैं आपको सारा फुल फ्लेज बता रहा हूं। 2.8 और 4.1 का डिफरेंस भी 1.3 ही होता है। हाँ जी, अब हमारे पास इसको डेप्रिशिएट भी कर लें ताकि एक ही दफा फिर वापस ना आना पड़े हमें। हाँ जी, 2.8 की तो डेप्रिशिएट वही पुरानी 0. या अगर आप इसको डिवाइड करो 7 पे, इसको भी 7 पे, इसको भी 7 पे, तो 31 दिसंबर 25 0.4, 4.1 को 7 पे डिवाइड किया 0.5857 और 1.3 को डिवाइड करो, पूरा फिर लिखो ना 4 डिजिट में 18। अब आप देखिए इनका डिफरेंस इसके बराबर ही आएगा, माइनस करके भी लिखवा दो ताकि आपके लिए आसानी हो। 2.8 में से 0.4 माइनस किया, 4.1 में से 0.5857 माइनस किया, 3.533 और 1.3 में से माइनस किया 4। होते हैं, बिल्कुल होते हैं। सवाल ही गलत हो, गलत है ना, यानी आपका डिफरेंस नहीं आ रहा, तो लेकिन वो स्टेप्स के नंबर नहीं स्टेप में वैल्यूज ही गलत हैं तो फिर तो नंबर नहीं मिलेंगे ना। हाँ, अगर ऐसा होता है कि ऊपर कुछ ठीक है, दरमियान में गलत हो गया, तो फिर आगे भी आप ठीक कर रहे हो तो उसके नंबर काट जाएंगे, बाकी नंबर मिल जाते हैं। कौन सा? 3.51। चले जी, अब इसकी एंट्रीज पे आ जाए। सबसे पहली एंट्री एलिमिनेशन,
accumulated depreciation to vehicle 0.375 0.37, ये कौन सी एंट्री पास किया है? वो जो पिछले साल की डेप्रिसिएशन है। फिर सेम डेट को व्हीकल कम हुआ था ज्यादा, तो वो तो डेबिट करते हैं। व्हीकल डेबिट कितने से? 1.475 से। क्या सारा सरप्लस था? नहीं, पहले लॉस था। कितना लॉस था? 0.175, और उसके बाद OCI था, वो कितना था? 1.3 पूरा पूरा। फिर उसके बाद डेप्रिसिएशन 31 दिसंबर 25 डेप्रिसिएशन टू accumulated डेप्रिसिएशन कितने से डेप्रिसिएशन थी? 5857 58, ये 59 भी कर देते तो काम चल जाना था। क्या एक्सेस डेप्रिसिएशन है या नहीं? और जब सरप्लस रियलाइज कर रहे हो ना तो एक्सेस डेप्रिसिएशन है, और जब लॉस कर रहे हो तो फिर नहीं है। और वैसे भी 0.4 है हमारी ओरिजिनल डेप्रिसिएशन, और ये कौन सी थी? 0.5857। तो OCI डेबिट, रिटेन्ड अर्निंग 0.57। हाँ जी, आप जल्दी से ना मुझे 2026 की ये 4 एंट्रीज पास करके, 4 हैं या 3 है, जितनी भी है। 2026 में आपका एसेट हो गया 2.6 मिलियन का, 2.6 मिलियन का। जल्दी से जरा, ये आपके पास डाटा पड़ा हुआ है, और जिसने जो जो बात पूछनी है वो भी अपने पॉइंट इसके बाद डिस्कस कर सकते हैं। पहले ये 4 एंट्रीज पास करके दे। हो गया? रोजाना का काम रोजाना करते जाओ, जिससे चेक होना है ना, तो अगले पिछले सारे गुनाहों का हिसाब एक ही दिन, और वो वीक में कोई भी सरप्राइज डे होगा। तो 6 दिन को 50 रुपए के हिसाब से 300 रुपए हमेशा अपनी जेब में रखा करो। कितने बजे? कितने बजे? हाँ, हो गया जी, तो करो ना। यहां से हमें तो चाहिए। अच्छा, नोट करना पिछला सवाल आपने लिखा नहीं था? दो मेथड होते हैं, एक होता है नेट रिप्लेसमेंट मेथड, एक होता है ग्रॉस रिप्लेसमेंट। अब ग्रॉस हमारे सिलेबस में ही नहीं है, तो इसका मतलब फिर जरूरी है कर नहीं करना। अगर वो खुद मना ना करे, खुद मना कर देना, 2 तरीके हैं, या तो आप हर साल रिटेनर को ट्रांसफर करते जाओ, या एक ही दफा इकट्ठा करो। तो वो खुद ही कह देता है कि हर साल एनुअल बेसिस पे करो। ओके, हाँ तेरा हो गया था।
हो गया? किसका भी रहता है? हमजा आपको समझ लगी? चलो पिछला लेक्चर लेना। जैसे ही हमने रिवैल्यूएशन जुमे को स्टार्ट कर दिया था थोड़ा बहुत, तो सैटरडे को फिर मेन हमने सही साथ स्टार्ट रिटेन अर्निंग। हाँ बिल्कुल प्रॉफिट है। प्रॉफिट का जो हिस्सा बचा पड़ा होता है ना उसे हम रिटेन्ड कहते हैं। रिटेन अर्निंग, अर्निंग का जो हिस्सा हम डिविडेंड के तौर पर नहीं देते पिछले सालों का। हाँ वो डेफिनेट तो चीज है, तो इसलिए उसको ना बैलेंस करने के लिए हाँ डेफिनेशन तो होती। हाँ हाँ जी जरा आए। आपने इसको डेप्रिशिएट किया, सॉरी रिवैल्यू किया, 3.5143 वाला एसेट कितने का हो गया? कम हुआ ज्यादा? कितना कम हुआ? कितना? 0.9 ऐसा ही। अब आपका एसेट की वैल्यू कम हुई है तो सबसे पहले हमने अपना सरप्लस एडजस्ट करना है। तो इंटरेस्टिंग बात यह है कि आपका सरप्लस इतना ज्यादा है कि लॉस उसके अंदर एडजस्ट हो गया, लॉस आया ही नहीं, सारा सरप्लस में ही कवर हो गया। तो जब तक सरप्लस खत्म नहीं होगा तब तक हमारा सरप्लस लॉस वाली साइड पर हम नहीं जाएंगे। कितना बच गया? 0.2। 0. अब मैं डेप्रिशिएट करूंगा तो ये तो आ जाएगा 0.4। कैसे आया? डिवाइडेड बाय 6। इसको भी डिवाइड बाय 6 करूंगा, डबल 3 एक ही 3 कर देते हैं, और इसको भी 6 पे डिवाइड करूंगा, 0.0। डन। अभी भी सरप्लस था और सरप्लस, और आप डेप्रिसिएशन देख लो एक्सेस ही है। नॉर्मल डेप्रिसिएशन 0.4 थी और आपकी डेप्रिसिएशन कितनी आ रही? 0. जब भी आपकी हिस्टोरिकल से डेप्रिसिएशन ज्यादा आती है ना तो इसका मतलब एक्सेस डेप्रिसिएशन है, और अगर कम है तो इसका मतलब है फिर लॉस पड़ा होगा हमारा। तो जब हम मैं यहां पर इसकी एंट्री पास कर देता हूं कि 1/126 को हमारी एंट्री पास होगी पहली, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन टू व्हीकल, पिछली डेप्रिसिएशन 0. फिर उसके बाद सेम डेट को आपका एसेट कम हुआ था ज्यादा, व्हीकल क्रेडिट हुआ था, कितने से भला? और लॉस आना चाहिए था, लेकिन सरप्लस इतना ज्यादा पड़ा हुआ था कि पूरे का पूरा जो लॉस है वो उसके अंदर एडजस्ट हो गया, लॉस आया ही नहीं। और आप अपनी वर्किंग के अंदर भी देखें कि आपका सरप्लस ही रह गया था, लॉस की तरफ हम गए ही नहीं। फिर उसके बाद डेप्रिसिएशन की एंट्री, डेप्रिसिएशन टू 31 दिसंबर को 0. क्या अब एक्सेस सेक्शन की एंट्री पास होनी है? बिल्कुल होनी है। ये ना कहना कि लॉस आया था, सरप्लस तो पड़ा हुआ है ना, और आपकी ये डेप्रिसिएशन साफ साफ निशानी है कि आपकी डेप्रिसिएशन एक्सेस है, तो आपने एंट्री पास करनी है ओसीआई डेबिट, रिटेन्ड अर्निंग 0.0। ठीक होगी बात? चले जनाब, आपको मैं कुछ क्वेश्चन शेयर करूंगा, क्योंकि पहले तो आपका टेस्ट था, आज तैयारी करनी थी।
तो वो क्वेश्चन 2 मैं शेयर करूंगा इसी तरह के सेम स्ट्रक्चर के करूंगा, तो वो आप मैं ज्यादा क्वेश्चन शेयर करूंगा कुछ अगला भी, तो आपने पहले 2 सवाल घर से करके आए, बल्कि आपने ऐसा करना है कि यही क्वेश्चन एज इट इज पहले करने, फिर होमवर्क के 2 सवाल करने, ताकि आपका हाथ थोड़ा पक्का भी हो जाए।